नमस्ते, वेलकम टू समरी बाइट्स। यहाँ हम मशहूर किताबों के सार को सुलभ भाषा में पेश करते हैं, आपको छोटे सारांश के रूप में। सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड विद द एसेंस ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीवन हॉकिंग द्वारा दिए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला है। इन व्याख्यानों का लक्ष्य यह रेखांकित करना है कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इतिहास को क्या मानते हैं। परिणाम स्वरूप वह ब्रह्मांड के बारे में विज्ञान की समझ का इतिहास प्रस्तुत करता है। हॉकिंग उस ब्रह्मांड संबंधी क्षेत्र को भी कवर करते हैं जिसके लिए वह सबसे प्रसिद्ध हैं, ब्लैक होल का अध्ययन। ब्रह्मांड के बारे में मूल 4 विचार। एरिस्टोटल ने गोल पृथ्वी का विचार 340 ईसा पूर्व में माना था। अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में उन्होंने 2 सिद्धांतों के बारे में लिखा है जो सुझाव देते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया हमेशा गोल होती थी। इससे पता चलता था कि पृथ्वी गोल है। एरिस्टोटल ने अपनी यात्राओं से सीखा कि दक्षिण में देखने पर ध्रुव तारा आकाश में नीचे होता है। फिर यह प्रस्तावित करे कि पृथ्वी डिस्क के आकार की बजाय गोलाकार है। हालांकि एरिस्टोटल के निष्कर्ष सही थे, फिर भी उनके सिद्धांत त्रुटिपूर्ण थे। उदाहरण के लिए उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों की पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्षाएं हैं। टॉलेमी ने पहली शताब्दी ईस्वी में इन विचारों पर निर्माण किया। चंद्रमा, सूर्य, तारे और 5 ग्रहों को ले जाने वाले 8 गोले पृथ्वी को घेरे हुए हैं। 5 ज्ञात ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि थे। फिर टॉलेमी ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट गलतियां की। हालांकि उन्होंने एरिस्टोटल के विचारों को विकसित किया और रात में दिखाई देने वाली संरचनाओं की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए एक प्रणाली दी। क्रिश्चियन चर्च ने आमतौर पर इस सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि टॉलेमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। कोपरनिकस 1514 में निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड का एक बहुत सरल मॉडल सुझाया। कोपरनिकस एक पोलिश पादरी थे। फिर उन्होंने विधर्म का आरोप लगने के डर से अपने मॉडल को गुमनाम रूप से प्रकाशित किया। कोपरनिकस ने तर्क दिया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर था। पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहे। लगभग 100 साल बाद तक किसी ने भी इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया। इस पॉइंट पर जोहानिस केपलर और गैलीलियो गैलीलेई ने सार्वजनिक रूप से इस सिद्धांत का समर्थन करना शुरू कर दिया। हाल ही में आविष्कृत दूरबीन ने कोपरनिकस के इस विचार का समर्थन किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। गैलीलियो ने देखा कि कई चंद्रमा बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं। इसका तात्पर्य यह था कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज को पृथ्वी की परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि बृहस्पति के चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर बेहद जटिल पथों पर चलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं। न्यूटन 1687 में न्यूटन ने प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत प्रकाशित किए। हॉकिंग इसे भौतिक विज्ञान में अब तक प्रकाशित संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताते हैं। इस पुस्तक में न्यूटन ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि सेलेस्टियल बॉडीज अंतरिक्ष और समय में कैसे चलते हैं। इस सिद्धांत ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का एक नया विचार भी समझाया। न्यूटन ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक सेलेस्टियल बॉडीज हर दूसरे बॉडीज के प्रति आकर्षित होता है। शरीर जितना बड़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। न्यूटन ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ का अनुसरण करने का कारण बनता है। 20वीं शताब्दी से पहले इन प्रगतियों के बावजूद भी ब्रह्मांड के विस्तार या संकुचन का कोई संकेत नहीं था। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया था कि या तो ब्रह्मांड एक स्थिर अवस्था में हमेशा के लिए अस्तित्व में था या अतीत में एक सीमित समय में बनाया गया था। हालांकि कई शिक्षाविदों ने अनंत स्थिर ब्रह्मांड की संभावना पर सवाल उठाया। हेनरिक ऑल्बर्स ने तर्क दिया कि अनंत स्थिर ब्रह्मांड में लगभग हर रेखा या पक्ष एक तारे की सतह पर समाप्त होगा। परिणाम स्वरूप कोई यह उम्मीद करेगा कि रात में भी पूरा आकाश सूर्य के समान चमकीला होगा। इस निष्कर्ष से बचने का एकमात्र तरीका यह होगा कि सितारे हमेशा के लिए चमकते न रहें। उदाहरण के लिए वे अतीत में किसी सीमित समय पर चालू हो सकते। द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, मल्टीपल गैलेक्सीज। हमारा सूर्य और आसपास के तारे सभी आकाशगंगा का हिस्सा हैं। लंबे समय से इस बात पर आम सहमति थी कि आकाशगंगा ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। हालांकि 1925 में एडविन हबल ने प्रदर्शित किया कि आकाशगंगा एकमात्र गैलेक्सी नहीं थी।
उन्हें कई अन्य गैलेक्सीज मिली जिनके बीच विशाल मात्रा में जगह थी। अपने सिद्धांत की वैधता साबित करने के लिए उन्हें यह पहचानना था कि ये खाली स्थान कितने व्यापक थे। किसी तारे की पृथ्वी से दूरी को सीधे पहचानने का एक तरीका चमक पर आधारित है। किसी तारे की ब्राइटनेस तारे की लुमिनोसिटी और उसकी दूरी पर आधारित होती है। इसलिए यदि हम किसी तारे की लुमिनोसिटी की पहचान कर सकते हैं तो हम तारे की दूरी की गणना करने के लिए स्पष्ट लुमिनोसिटी का उपयोग कर सकते हैं। हबल ने तर्क दिया कि कुछ तारे हमेशा एक समान चमक रखते थे जब वे हमारे मापने के लिए पर्याप्त निकट होते थे। यदि हमें किसी अन्य गैलेक्सीज में ऐसे तारे मिले तो हम मान सकते हैं कि उनकी चमक समान थी। इस प्रकार हम उस गैलेक्सी की दूरी की गणना कर सकते हैं। यदि एक ही गैलेक्सी में कई तारे समान दूरी देते हैं तो हम यथोचित रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अनुमान सटीक है। हबल ने इस प्रकार 9 गैलेक्सीज की दूरी की गणना की। अब हम जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा उन लाखों मिलियन गैलेक्सीज में से केवल एक है जिसे आधुनिक दूरबीनें देख सकती हैं। प्रत्येक गैलेक्सी के भीतर कुछ 100,000 मिलियन तारे हैं। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। हबल ने पहचाना कि उसने जिन गैलेक्सीज का अवलोकन किया वे सभी रेड शिफ्टेड वाली दिखाई दी। रेडशिफ्ट खगोलविदों के लिए एक प्रमुख अवधारणा है। हम इसे शाब्दिक रूप से समझ सकते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य खींच जाती है, इसलिए प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर स्थानांतरित होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आकाशगंगा जिस गति से हमसे दूर चली गई वह उसकी दूरी पर निर्भर करती थी। आकाशगंगा जितनी दूर थी वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर चली गई। हॉकिंग इस खोज को 20वीं सदी के जबरदस्त बौद्धिक खुलासों में से एक बताते हैं। सोवियत भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सामान्य सापेक्षता के मॉडल विकसित किए। फ्रीडमैन ने दिखाया कि ब्रह्मांड इतनी धीमी गति से फैल रहा है कि विभिन्न आकाश गंगाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर रहा है। परिणाम स्वरूप विस्तार रुक सकता है। फिर ब्रह्मांड के सिकुड़ने पर आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगेंगी। फ्रीडमैन ने यह भी सुझाव दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इस विस्तार को रोक नहीं पाएगा। ये थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन आकाश गंगाएं अंततः ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगी जहां वे स्थिर गति से अलग हो रही हैं। अंत में फ्रीडमैन ने एक समाधान पेश किया जिससे ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल रहा है कि संकुचन से बचा जा सके। इस समाधान से आकाश गंगाओं के अलग होने की गति कम हो जाएगी। यह कभी भी शून्य तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां गति वस्तुतः शून्य हो जाएगी। वर्तमान में हम आकाश गंगाओं के विस्तार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हर 1000 मिलियन वर्षों में 5% से 10% के बीच विस्तार कर रहा है। हालांकि हम अनिश्चित हैं कि फ्रीडमैन का कौन सा समाधान सही है, क्योंकि हम आकाश गंगाओं के द्रव्यमान के बारे में अनिश्चित हैं। आकाश गंगाओं के द्रव्यमान की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आकाश गंगाओं में डार्क मैटर मौजूद है। डार्क मैटर ऐसे कणों से बना होता है जो प्रकाश को अवशोषित, प्रतिबिंबित या उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवलोकन करके उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि डार्क मैटर का अस्तित्व वस्तुओं पर इसके प्रभाव के कारण होता है, जिसे हम सीधे देख सकते हैं। इसी तरह हम आसानी से डार्क मैटर के द्रव्यमान की पहचान नहीं कर सकते। बिग बैंग। फ्रीडमैन समाधान बताते हैं कि पड़ोसी आकाश गंगाओं के बीच की दूरी 10 से 20,000 मिलियन वर्ष पहले शून्य रही होगी। उस समय, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, ब्रह्मांड का घनत्व और अंतरिक्ष समय वक्रता अनंत रही होगी। इसका मतलब यह है कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ब्रह्मांड में एक विलक्षण बिंदु की भविष्यवाणी करता है। ब्रह्मांड में एक विलक्षण बिंदु के साथ मुद्दा यह है कि यह बाइबल के परिप्रेक्ष्य का समर्थन करता है। इसलिए चर्च ने बिग बैंग को एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में अपनाया। इस प्रकार बिग बैंग के निष्कर्ष से बचने के लिए कई प्रयास किए गए। विकल्प एक स्थिर अवस्था सिद्धांत था। स्थिर अवस्था सिद्धांत का सुझाव 1948 में दिया गया था और तर्क दिया गया था कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती हैं। हालांकि बीच के अंतराल में लगातार नई गैलेक्सी बन रही थी। ये नई गैलेक्सी लगातार निर्मित हो रहे नए पदार्थ से बनी है, इसलिए ब्रह्मांड हर समय और अंतरिक्ष में सभी बिंदुओं पर लगभग एक जैसा दिखता है। ब्लैक होल की अवधारणा। ब्लैक होल शब्द अपेक्षाकृत नया है। इसे 1969 में जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन एक अवधारणा के रूप में यह कम से कम 200 साल पुरानी है। 2 शताब्दी पहले प्रकाश के 2 सिद्धांत थे। एक ने तर्क दिया कि प्रकाश कणों से बना है,
दूसरे सिद्धांत में तर्क दिया गया कि प्रकाश तरंगों से बना है। वास्तव में ये दोनों सिद्धांत सही हैं। कण सिद्धांत में विश्वास करने वालों का तर्क था कि इससे तारों के बारे में हमारी समझ पर असर पड़ सकता है। उनका मानना था कि तारे इतने विशाल और सघन होते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण तारे की सतह से निकलने वाले किसी भी प्रकाश को वापस खींच लेता है। हो सकता है कि तारा इतनी दूर तक प्रकाश उत्सर्जित न कर सके कि हम उसे देख सकें, लेकिन फिर भी हम उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करेंगे। आज हम इन तारों को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। एक तारे का जीवन चक्र। ब्लैक होल निर्माण को समझने के लिए हमें किसी तारे के जीवन चक्र को समझना होगा। तारे तब बनते हैं जब गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन अपने आप में समा जाती है। संकुचन के कारण गैस अधिक बार टकराती है। जैसे ही गैस अधिक गति से चलती है, वह गर्म हो जाती है। जब तारे महत्वपूर्ण तापमान पर पहुंच जाते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के विरुद्ध उछलना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे विलीन हो जाते हैं, जिससे हीलियम परमाणु बनते हैं। किसी तारे की गर्मी ही उसे चमकाती है और वह तब तक जलता रहेगा जब तक उसका ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। एक तारा जितना अधिक ईंधन से शुरू होता है, वह उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा तारे के आकार के कारण होता है, जिसके गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को संतुलित करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उच्च ताप के लिए अधिक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। हमारे सूर्य को संभवतः अगले 5000 मिलियन वर्षों तक पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। चंद्रशेखर सीमा। भारतीय अमेरिकी खगोल भौतिकीविद सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि तारे के कणों की गति में अंतर कैसे सीमित है। कण प्रकाश की गति से अधिक तेज नहीं चल सकते। एक स्थिर सफेद बौने तारे का द्रव्यमान अधिकतम होता है। जब यह इस द्रव्यमान तक पहुंचता है, तो गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह इसे अपने आप में ढहने का कारण बनता है। चंद्रशेखर सीमा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है। तारों की एक अन्य संभावित अवस्था न्यूट्रॉन तारा अवस्था है। ये तारे सफेद बौने से बहुत छोटे होते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों के बीच सामान्य संबंध के विपरीत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बहिष्करण प्रतिकर्षण द्वारा समर्थित हैं। इन न्यूट्रॉन तारों की त्रिज्या केवल लगभग 10 मील होती है। अंत में कोई भी तारा जो सीमा से ऊपर गिरता है, उसका ईंधन खत्म होने पर विस्फोट हो सकता है। कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को चुप कराने से सीखा था कि उन्हें वैज्ञानिक खोज को नहीं रोकना चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि ब्रह्मांड विज्ञान पर सलाह देने के लिए कई विशेषज्ञों को आमंत्रित करना बेहतर तरीका होगा। पोप ने स्टीवन हॉकिंग से कहा कि इसके बावजूद उन्हें बिग बैंग का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पोप ने बिग बैंग को सृजन के क्षण के रूप में देखा। हॉकिंग ने यह अनुरोध नहीं सुना। हॉट बिग बैंग मॉडल। यह मॉडल मानता है कि फ्रीडमैन का मॉडल ब्रह्मांड का वर्णन करता है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे पदार्थ और विकिरण का तापमान कम हो रहा है। तापमान कणों की औसत ऊर्जा का माप है। इसलिए उच्च तापमान पर कण इतनी तेजी से चलते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। फिर भी जैसे ही वे ठंडे होते हैं, कण एकत्रित होने लगते हैं। बिग बैंग तब हुआ जब ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, अर्थात यह असीम रूप से गर्म रहा होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, विकिरण का तापमान कम होता गया। इसके बावजूद बिग बैंग लगभग 10,000 मिलियन डिग्री पर हुआ होगा। यह एच बम विस्फोटों का तापमान है कि दुनिया में फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और तापमान गिरता गया। इलेक्ट्रॉन युग्मों की उत्पादन दर उस दर से कम हो गई होगी जिस दर से विनाश उन्हें नष्ट कर रहा था। 100 सेकंड बाद तापमान 1000 मिलियन डिग्री तक गिर जाएगा। यह सबसे गर्म तारों का तापमान है। इस तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में परमाणु बलों के मजबूत आकर्षण से बचने की ऊर्जा नहीं होगी। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त हो गए। उन्होंने भारी हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं के नाभिक और थोड़ी मात्रा में लिथियम और बेरिलियम जैसे तत्वों का उत्पादन किया। बिग बैंग के कुछ घंटों के भीतर हीलियम और अन्य तत्वों का उत्पादन बंद हो गया होगा। अगले लगभग 10 लाख वर्षों तक ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा। आखिरकार तापमान कुछ 1000 डिग्री तक गिर गया। इलेक्ट्रॉन और नाभिक अब अपने विद्युत चुंबकीय आकर्षण पर काबू पाने में सक्षम नहीं थे। वे मिलकर परमाणु बनाने लगे होंगे। ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा। थोड़ा सघन क्षेत्र अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण धीमा हो गया। इस आकर्षण ने विस्तार को रोक दिया और पुनः पतन की ओर ले गया। इन क्षेत्रों के बाहर पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण परमाणु घूमने लगे और ढह गए।
जैसे जैसे ढहने वाले क्षेत्र और भी छोटे होते गए, वे तेजी से घूमने लगे। अंततः वे गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण को संतुलित करने के लिए काफी तेजी से फैलते हैं। यह डिस्क जैसी घूमने वाली आकाश गंगाओं की शुरुआत की एक संभावित व्याख्या है, जिसे हम आज देखते हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? भौतिकी कुछ आंशिक सिद्धांतों के साथ हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का वर्णन करने में सक्षम है। ये सिद्धांत अवलोकनों की एक सीमित श्रृंखला का वर्णन करते हैं। वे अन्य प्रभावों की उपेक्षा करते हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं गया है। ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी का लक्ष्य दुनिया का एक पूर्ण, सुसंगत, एकीकृत सिद्धांत खोजना है। स्टीफन हॉकिंग इसे भौतिकी का एकीकरण बताते हैं। आइंस्टीन ने अपने बाद के अधिकांश वर्ष इस एकीकृत सिद्धांत की खोज में बिताए। एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के मामले में अब हम आइंस्टीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में हैं। स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से आशावादी हैं कि हम प्रकृति के अंतिम नियमों की खोज कर लेंगे। उन्हें विश्वास है कि यदि हम पर्याप्त रूप से होशियार हैं, तो हम एक दिन एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत पालेंगे। यह एकीकृत सिद्धांत कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। इसके बजाय हमारे पास सिद्धांतों का एक अनंत क्रम है, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड का अधिक सटीक वर्णन करता है। क्वांटम भौतिकी पर हमारे वर्तमान विचारों ने हमें ब्रह्मांड के पूर्ण रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार किया है। स्टीफन हॉकिंग की किताब यह समझने के लिए एक महान प्रारंभिक बिंदु है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके भीतर सितारों का महत्व क्या है। यही था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का सारांश। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।